लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि असेसमेंट बेसिकली क्या होता है। तो कि आंकलन करना, किसी भी चीज का आप पता लगाना चाहते हो तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि सबसे पहले असेस करना, आंकलन करना, आइडिया लगाना उस चीज के बारे में कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल स्किल्ड मतलब कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है या कोई भी है, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो सबसे पहले असेस करता है, वो एक आइडिया लगाता है कि सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो आइडिया जो लगाना होता है, मूल्यांकन करना या आंकलन करना किसी चीज का, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा ये हुआ था। देन हमने स्टार्ट किया था पर्पस क्या होता है असेसमेंट और गाइडेंस का। और ये गाइडेंस और काउंसलिंग की जो सिचुएशन होती है उसमें कैसे हेल्प करता है, इसके अंदर हमने पढ़ा था। असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, हमें किसी को बताना नहीं होता। जैसे कि अगर हम किसी की असेसमेंट कर रहे हैं तो उसको एक लेबल मिल जाता है, अगर हम उसको मतलब कि लोगों को बता देते हैं तो लोग उसको चिढ़ाएंगे उस चीज के लिए। अगर हम आईक्यू लेवल का असेसमेंट कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, उसको चिढ़ाएंगे कि आपका आईक्यू लेवल इतना है। तो इसलिए हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी है, बात शेयर नहीं करनी होती किसी के साथ। नेक्स्ट हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बीच में। असेसमेंट क्या होता है और टेस्टिंग क्या होती है। तो असेसमेंट एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर टेस्टिंग आती है, टेस्टिंग एक छोटी टर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पर्पस हमने पहले भी पढ़े हैं असेसमेंट के, ठीक है, गाइडेंस और काउंसलिंग की सिचुएशन में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर्पस पढ़ रहे हैं गाइडेंस के और काउंसलिंग के, कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्यों जरूरी है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में क्यों जरूरी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे की ग्रोथ हम कैसे करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उस बच्चे को जरूरत किस चीज की है, किस चीज की प्रॉब्लम है उसे। ठीक है, तो आप कैसे मतलब कि कर सकते हो, जब आप बच्चे को आइडेंटिफाई करो उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसको किस चीज में ग्रोथ मिल सकती है, वो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिर उसको काउंसिल करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा उसकी, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने बात की थी आरईटी के बारे में, आरईबीटी के बारे में, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। अ, तो मैंने उस क्लास में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आरईबीटी के बारे में मुझे कौन बताएगा। तो आप लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अमित सर ने बोला था एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में बताने के लिए। हाँ जी सर। हाँ जी, आप ही बता दीजिए मैम। मैंने तो लास्ट क्लास में भी बता दिया था सर। आपका ये एमपीसी 21 के अंदर भी था, आरईबीटी हाँ मॉडल जी, ए हाँ बी जी, हाँ जी, सी हाँ एफ जी, है ना। तो जी, ऑब्वियसली बात है, एक एक्टिवेटिंग इवेंट है, उसके ऊपर हमारा बिलीफ बन जाता है, इरेशनल बिलीफ, नेगेटिव जी। बिलीफ हो उसके जाता है बाद उसके। हमारे, हाँ जी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हाँ। हैं। फिर उसको उसको जो जो काउंसलर है हम्म। उसमें डिस्प्यूट क्रिएट करता है, ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्राडिक्शन देता हाँ है, ताकि उसको बिल्कुल। ठीक कर पाए। हम्म, हम्म, और उसके फिर
नए बिलीफ्स, उसके जो इफेक्टिव बिलीफ्स होते हैं उसको नए नए जो इररेशनल बिलीफ्स को काटकर रैशनल बिलीफ्स देने की कोशिश हाँ, करता है, चेंज। ताकि उसके नई जो उसका परसेप्शंस है वो चेंज हो पाए, और हाँ फिर जी, एफ से नई फीलिंग्स, जो उसकी नई इमोशंस, नई ऑटोमेटिकली थॉट्स जो वो डेवलप हो डेवलप जाती है। डेवलप। हाँ। जी जी। टेक्निक्स के बारे में भी हमने बात की थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ये हमारी एक्टिवेटिंग इवेंट जब होता है, कोई इवेंट होता है जो हमें ट्रिगर करता है, उसमें हेल्प करती है उसको सॉल्व करने में। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक होती है, ये हमारे इरेशनल बिलीफ को रेशनल में चेंज करने की हेल्प करती है। और कॉपिंग टेक्निक होती है, ये कॉन्सिक्वेंसेस जब होते हैं उस वक्त हमें रिलैक्स कैसे रहना है, हमें मेडिटेशन कैसे करनी है, उसके साथ हमें कॉप अप कैसे करना है, उस चीज में हेल्प करती है। ठीक है? आज हम जो बात करने वाले हैं पार्ट 2 है हमारा। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ के बारे में। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अपने बारे में आप कैसे व्याख्या कर सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का होगा कि सेल्फ की डेफिनेशन, अपने आप की डेफिनेशन देनी है आपकी। ऑब्वियसली बात है, हमारी कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ मोरल्स होते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या राइट है हमारे लिए, क्या रॉन्ग है, हमारी क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सारा हमारा सेल्फ के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द बिलीफ ऑफ ए पर्सन होल्ड्स अबाउट हिज और हर ओन एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, ठीक है, एंड हाउ शी और ही इवेल्युएट्स दिस क्वालिटी, और वो इन क्वालिटीज को कैसे लेके चलता है, कैसे इवेल्युएट करता है इनका। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी काफी सारी चीजें हो जाती है जो हमारे बारे में आती है। स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस होगी, क्वालिटी होगी, और क्या आ सकता है इसके अंदर कि आपके बिलीव्स क्या क्या होते हैं, मोरल्स क्या क्या हैं, आपके एथिक्स क्या क्या हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब सेल्फ कॉन्सेप्ट को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2021 में, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ में क्या मतलब कि इन दोनों को अलग अलग हमने परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, उसके बारे में आया हुआ है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट है हमारा आइडियल सेल्फ। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से एक है आइडियल सेल्फ। ठीक है, हमारा एक्चुअल सेल्फ, प्राइवेट सेल्फ और सोशल सेल्फ। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि इसमें हमारा द टाइप ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हमारा है एक्चुअल सेल्फ, कि हाउ पीपल परसीव देमसेल्फ, अपने आप को आप कैसे देखते हो। ठीक है, वो होता है हमारा एक्चुअल सेल्फ। आइडियल सेल्फ होता है हमारा हाउ पीपल वुड लाइक टू बिकम, लोग कैसा बनना चाहते हैं, वो हमारा हो गया आइडल। कि जैसे हम अपनी लाइफ में आइडल्स बना लेते हैं कि ऐसा हमें बनना है, या उस किसी को भी पर्सन को हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं अपना आइडल बना के। इसका मतलब क्या है कि हमें उस पर्सन के जैसा बनना हम चाहते हैं, दैट इज आइडियल सेल्फ। ठीक है, फिर होता है आइडियल सोशल सेल्फ, कि हाउ पीपल वुड लाइक अदर्स टू सी देम, कि आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको कैसा देखें, वो होता है आइडियल सोशल सेल्फ। ठीक है, फिर होता है एक्सपेक्टेड सेल्फ, हो सकता है हाउ पीपल एक्सपेक्ट टू सी देमसेल्व्स एट सम फ्यूचर टाइम, फ्यूचर के टाइम पे लोग आपको कैसा देखना मतलब एक्सपेक्ट करेंगे आप। फिर होता है सोशल सेल्फ, हाउ पीपल फील अदर्स सी देम, कि लोग आपको कैसा देखना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स है यहाँ पे, हमारी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो 4 आएंगे। सोशल सेल्फ हमारा अलग से इसमें आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो हमारी बुक में दिया गया है, वैसे इसको 5 टाइप से भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो उसमें 4 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। एक्चुअल सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आइडियल सेल्फ, आप कैसे बनना चाहते हो। प्राइवेट सेल्फ है, हाउ आई एम और वुड लाइक टू बी टू माई सेल्फ, मैं अपने साथ कैसा मतलब कि रहना चाहता हूँ, मतलब अपने बारे में क्या सोचता हूँ, कैसा बनना चाहता हूँ। प्राइवेट में मतलब कि आप किसी के सामने आपको नहीं दिखानी ये चीज, आप अपने से क्या उम्मीद रखते हो, वो चीज आ गई प्राइवेट सेल्फ। सोशल सेल्फ में आएगा हाउ आई एम व्यूड बाय अदर्स, लोग हमें कैसा देखना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ में इसमें पूछा गया है। तो आप नॉर्मली सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 4 टाइप्स होते हैं, ये हैं। ठीक है, इनमें से एक आइडियल सेल्फ है, और इन चारों की आप डेफिनेशन वहां पे लिख सकते हो, बस इतना इनफ रहेगा। देन हमारा आता है काउंसलिंग सेटिंग के बारे में। काउंसलिंग सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमने इसकी एमपीसी 21 में भी बात की थी। हमारा इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें काउंसलिंग सेटिंग के ऊपर, कि
कि काउंसलिंग सेटिंग कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा वगैरह आनी चाहिए, ठीक है, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि लगे कि वहाँ पे काउंसलिंग हो सकती है। मतलब कि ये टेबल हो, 2-3 चेयर्स लगी हो एक साइड, मतलब कि जो काउंसलर है उसकी मैम दूसरी साइड से। एक्सक्यूज मी हाँ मैम, जी। ऐसे सिंपली ऐसे ही रिप्लाई मतलब आंसर दे सकते हैं ना, क्योंकि ये ऐसे तो लिखना बहुत इजी है कि वहां पे जो क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए नॉर्मली जो ऑब्वियस। हम सोचते हैं हाँ, हाँ, कंफर्टेबल बिल्कुल। होने के लिए। क्योंकि बुक में बहुत टेक्निकली हुँ, डिफरेंस है, हर एक, मैंने ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली नहीं कह रहा, हुँ, जैसे हुँ, पिछला भी क्वेश्चन था, बहुत बुक है, में तो हाँ। बहुत अजीब से तरीके से लैंग्वेज हुँ, सी दी हुई है कि वो वही लिखनी जरूरी होगी क्या, जनरली नहीं, जैसे नहीं, आप आप लोग कर जर्नल रहे लिख हैं, सकते हो, जर्नल लिख सकते हो जैसे क्योंकि सेल्फ हुँ, कॉन्सेप्ट पे आपने चार बताई, हाँ, उसमें बिल्कुल। जितना मर्जी लिखा जा सकता है अपनी तरफ से, हाँ, लेकिन अपने बुकिश बारे में लिखने काफ़ी लिख लगेंगे तो, सकते हो। जी जी, बुकिश लिखने लगेंगे तो कुछ भी नहीं समझ आता फिर। बुक में तो एक्चुअली ज़्यादा कई बार क्या होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे इतना भी नहीं होता कि आप 3 मार्क्स का भी लिख सको। बहुत जगह ऐसे मैंने देखा है, और कई बार होता है पैराग्राफ में लिखी हुई है क्वालिटीज़। अगर आप पैराग्राफ में क्वालिटीज़ लिख के आते हो तो एग्ज़ामिनर पढ़ने नहीं बैठेगा पूरा क्वेश्चन पेपर कि हाँ, वो सॉरी, आपका आंसर शीट कि क्या जी लिखा है आपने पैराग्राफ में, तो आपको हम्म, पॉइंट्स में ही लिखना पड़ेगा वो। तो बेटर यही है कि ठीक है, जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है ना, आप उसमें लिखो। क्योंकि ऐसी जी लैंग्वेज जी जो एग्जामिनर को भी कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि वहाँ पे प्रॉपर लोग ही बैठे होते हैं, मतलब कि चेक करने के लिए। कई बार उनको मतलब कि जैसे कि अपने घर में भी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चीजों को, जैसे हमारी और 11th मैं 12th खुद क्लास में होता मैं था। मैं मैं खुद हाँ। उस चीज का हाँ, गुनाहगार भी बिल्कुल। हूँ, और मैं बिल्कुल खुद उसका कर मैं तो चुका खुद हूँ। गवाह हूँ उस चीज का, क्योंकि हम लोग चेकिंग करवाते हैं पेपरों हाँ। की, तो ऐसे ही होता है, कई ऐसे बंदे होते हैं जिनको खुद को नहीं आता होता, हाँ, वो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम आती है, और इग्नू में भी ऐसे ही होगा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि इतने एक्सपर्ट बंदे बैठे ऑब्वियस सी होंगे। बात है सर, तो इतने सारे बच्चों का ऊपर है ना, 1 या 2 काउंसलर है, कम से कम भी 5-6 हजार बच्चों का। अब वो अकेला काउंसलर या अकेला एकेडमिक काउंसलर जो है वो नहीं चेक कर सकता। तो नहीं कर ऑब्वियस सकता। सी बात है, उनको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं बाकी लोगों को, एक आंसर शीट पकड़ा दी जाती है उनको कि अगर जी उसके जी अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अगर और एग्जामिनर की सबसे मतलब कि ये होता है कि जो एग्जामिन कर रहा है, जो मतलब कि आपका मार्क्स दे रहा है आपको, अगर आप अपनी हाँ जी लैंग्वेज हाँ में जी लिखते हो तो उसको भी थोड़ा ईज़ी हो जाता है समझने के लिए, वो भी समझ सकता है कि इसमें मतलब कि और क्या-क्या लिखा गया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जी टेक्निकल जी टर्म्स होती है वो उनको नहीं पता चलती, वो वहाँ पे मार्क्स अगर आपकी आंसर शीट से मैच कर रहा है तो वो मार्क्स देंगे, वरना वो नहीं देंगे। अगर उन अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो कोई भी समझ पाएगा, वो मार्क्स दे देगा। ये फ़ायदा होता सही बात है, है ना? ठीक है, सही बात है। ऑब्वियस सी बात है, आप मेरे को अपना मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर की पेपर मतलब चेक करने के लिए दे दोगे, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं होंगी, जो टेक्निकल होंगी। वही ना, हाँ। बिल्कुल खुद एग्जामिनर कितने को पेपर चेक हुँ, हुँ। करेगा, मार्क बिल्कुल करेगा, है ऑब्वियस ना, सी बात उसको है। बांटने ही पड़ेंगे, तो बांटने के लिए अपने स्टूडेंट्स को देगा, या हाँ। हो और किसी को एक्सपर्ट को नहीं दे पाएगा, तो नेचुरली उसको सिंपल लैंग्वेज ज्यादा अपील करेगी। हाँ, तो सिंपल लैंग्वेज में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी समझ के उसको मार्क्स दे दूँगी। अगर मेरे को लगेगा मेरे को भी नहीं समझ सही, में आ रहा, आंसर शीट में भी कुछ अलग लिखा हुआ है, मैं मार्क्स कहाँ से दूँगी? जी जी, तो बिल्कुल वो ठीक है, मतलब कि पॉइंट्स ऑब्वियस बना के लिख देने, बिल्कुल हाँ, ठीक है जी। ऐसे कर सकते हैं। जी तो इसमें काउंसलिंग सेटिंग में प्रॉपर ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि सोफा है जिस पे आप कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो, जो क्लाइंट है वो बैठ सकता है, प्रॉपर लाइटिंग है, फैसिलिटीज हैं जैसे कि बार-बार पानी मतलब कि उसको मिल रहा है, पानी दे सकते हो उसको रिलैक्स होने के लिए आप, या फिर लाइट म्यूजिक हो, ये भी हो सकता है कि आप उसको रिलैक्स करने के लिए हल्का-सा कोई भी लाइट मतलब ट्यूनिंग चल रही है या म्यूजिक चल रहा है कुछ भी, तो वो चीज़ हो सकती है, या फिर मतलब कि कोई भी स्प्रे हो सकता है, जैसे कि क्या कहते हैं, रूम स्प्रे वहाँ पे छिड़क के रखा हो गया हो, या फिर कुछ ऐसे फ्लावर्स वहाँ पे रखे गए हों जिसकी मतलब कि स्मेल इतनी अच्छी हो कि मतलब जो रूम है वो अच्छा लगे, वहाँ पे क्वाइट लगे, काम लगे कि वहाँ पे आप रिलैक्स कर पाओ। तो इस टाइप का एक एनवायरनमेंट वहाँ पे होना चाहिए, और प्राइवेसी भी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अब वन बाय वन हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। जैसे फिजिकल सेटिंग की अगर हम बात करें तो फिजिकल सेटिंग कैसी होनी चाहिए इसके अंदर? द ऑप्टिमल कंडीशन इंक्लूड ए रूम विद क्वाइट कलर्स। अच्छी कलर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। ठीक है? ऐसे होने चाहिए जो आपको अच्छे लगे, आँखों में चुभे ना, अच्छे लगे वहाँ पे। आपके मूड को भी अच्छा करे, रिफ्रेश करे। लाइटिंग दैट इज़ नीदर टू फ्लैशी और ब्राइट, मतलब लाइट भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आँखों में लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल डल भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ दिखाई ना दे, ठीक है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
तो कुल मिला के एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइटिंग अच्छी है, क्वाइट है, काम है, ठीक है, जो आपको रिलैक्स कर पाए, आपके मूड को रिलैक्स कर दे। फिर आती है सीटिंग अरेंजमेंट की बात। अब सीटिंग अरेंजमेंट डिपेंड करता है कि काउंसलर कैसा चाहता है उसको रखना। कि ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइवेट क्लिनिक है तो वो अपने अकॉर्डिंग सेटअप करेगा, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनके अकॉर्डिंग होंगे, हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसी रखोगे। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आगे मतलब कि काउच है, एक सोफा है, बीच में एक टेबल है, देन आपका मतलब कि क्या कहते हैं, आपकी चेयर लगी हुई है, काउंसलर की चेयर लगी हुई है, ऐसा हो सकता है। या फिर अलग अलग मतलब कि गोल बीच में टेबल है और उसकी चारों मतलब पूरे उसमें सर्कल में चेयर्स लगी हुई है। उस मतलब गोल जो टेबल है, सर्कल वाला टेबल है, उसकी मतलब हर साइड पे चेयर लगी है, इस टाइप का हो सकता है। या फिर हो सकता है कि बीच में मतलब कि टेबल हो, आमने सामने आप बिल्कुल बैठे हुए हो क्लाइंट के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट के बिल्कुल साइड में, मतलब जैसे कि आपने डॉक्टर्स को तब हम विजिट करते हैं तो आपने क्लिनिक्स में उनकी देखा होगा, सबकी सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग होती है। आप किसी भी क्लिनिक में जाके देखोगे तो उनकी अलग अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि काउंसलर आपका कैसे चाहता है, तो उस पे ठीक है। बस होना ये चाहिए कि वो आपको कंफर्ट करे, मतलब कि आपको कंफर्टेबल रखे वो चीज, ऐसा ना हो कि कंफर्टेबल ना रख पाए। अब नेक्स्ट आता है कि काउंसलिंग सेटअप ऐसा भी होना चाहिए कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, अगर वहां पे चाइल्ड काउंसलिंग हो रही है तो ठीक है। अगर चाइल्ड काउंसलिंग के लिए आप जाते हो तो बच्चे कहाँ पे वहां से भागना पसंद करेंगे अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर वो उनके अकॉर्डिंग होगा, उनको बहुत सारे टॉयज दिखेंगे। जैसे आप पीडियाट्रिक के पास जाते हो, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत काम होते हैं बच्चों को, बहुत मतलब पहले चॉकलेट देंगे या टॉफी देंगे या उनको टॉयज देते हैं वो लोग पहले। उनको मतलब कि टॉयज देके थोड़ा सा उनका उनको रिलैक्स करते हैं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे मतलब कि गेम्स वगैरह खिलाए जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, तो उनको रिलैक्स कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तब बच्चा रिलैक्स होगा, तब उसकी आप काउंसलिंग कर सकते हो, या तब उसको मतलब कि आप मेडिसिन दे सकते हो। अगर आप डॉक्टर के पास हो, काउंसलर के पास हो, तो तब वो रिलैक्स हो जाएगा, तभी उसकी आप काउंसलिंग कर पाओगे और उसको इंटरेस्ट भी आएगा, वो डरेगा नहीं उस चीज से। देन आता है प्रॉक्सिमिटी बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट, कि आपकी और आपके क्लाइंट के बीच में कितना डिफरेंस होगा। जैसे कि हमने ये सेटिंग की बात की थी कि जैसे चेयर वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका डिफरेंस है काउंसलर क्लाइंट के बीच में। क्योंकि नॉर्मल हमें ये बताया जाता है कि 30 से लेके 39 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि मतलब कि मेंटेन करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो कई बार ये होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत दूर दूर बेंचेस लगे होते हैं, बीच में काफी सारा गैप होता है, देन मतलब क्लाइंट का सोफा होता है और एक साइड बिल्कुल काउंसलर का होता है। कई बार होता है साइड बाय साइड होता है। जैसे कि मैं इसमें एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको। एक तो ये है हमारा, इसमें कितना पास में है, बहुत पास है, ठीक है। गोल टेबल है, एक साइड मतलब हमारा काउंसलर बैठा है, एक साइड हमारी क्लाइंट बैठी है। तो इस टाइप से हो सकता है। कई पिक्चर्स में होता है कि बहुत दूर दूर भी बैठे हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट एक जो मेंटेन करना चाहिए, जो मतलब आइडियल होता है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो 30 से लेके 39 इंचेस तक होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका रूम का साइज कितना बड़ा है, फर्नीचर की अरेंजमेंट कैसी है, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। अब बेंजामिन 1987 में मतलब इन्होंने इसके बारे में लिखा था, and Sager and Stone 1980 emphasis that regardless of the arrangement within the room, it is a universal requirement that counselors should not be interrupted while conducted session. तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर या हमने मतलब कि काउंसलिंग सेटिंग देख ली कि रूम का सेटअप कैसा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज होती है कि काउंसलर को सेशन लेते वक्त कोई भी डिस्टर्ब ना करे, या फिर क्लाइंट कुछ बोल रहा है तो उसको भी इंटरप्ट ना करे। क्योंकि जब एक वो चेन टूट जाती है ना, जब आप कुछ बता रहे हो तो वो चेन टूट जाती है, तो वहां पे मतलब कि वो चीज खत्म हो जाती है, आप भूल जाते हो या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो वहां पे। तो इसलिए पॉसिबल होना चाहिए कि आप अपना फ़ोन या तो साइलेंट पे रखो उस वक़्त, या फिर बोर्ड बाहर आप क्या कहते हैं, रूम के बाहर बोर्ड लगा सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब का, कि अभी क्लाइंट है, या फिर मतलब कि अभी आप नहीं मिल सकते, बाकी क्लाइंट को वेट करने के लिए बोल सकते हो उस वक़्त, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हो।
ताकि ऑब्वियसली बात है जहाँ पे जितनी प्राइवेसी होगी, अगर उस रूम में बार बार कोई नहीं आ रहा, डू नॉट डिस्टर्ब का आपने बोर्ड लगा दिया, बार बार कोई एंटर नहीं हो रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है, तो जो क्लाइंट है वो वहाँ पे रिलैक्स भी कर पाएगा, सिक्योर फील करेगा, और उसको ये भी थोड़ा सा मतलब कि रहेगा कि आपकी जो भी बात हो रही है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कोई उसको सुन नहीं रहा है। अब बार बार कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, तो क्या होता है कि उसको ये लगता है कि नहीं मेरी बातें सुनी जा रही है, सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है माइंडसेट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट का कैसा कैसा माइंडसेट हो सकता है। बेसिक हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं माइंडसेट को, फिक्स्ड और ग्रोथ। ग्रोथ में होता है कि जब हम एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट करना चाहते हैं, अपना माइंड को ओपन रखते हैं, हमेशा मतलब कि लोगों को फीडबैक देना या फीडबैक लेना उनसे, या फिर नई चीजें जो भी आती है हमारे सामने उसको हम मतलब कि एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, या उस एनवायरनमेंट में ग्रो करने की कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते। ठीक है, फिक्स माइंडसेट हमारा कैसा होता है कि हम चेंज करना नहीं चाहते, रेजिस्ट टू चेंज। ठीक है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमेशा गिव अप कर देते चीजों को, ट्राई नहीं करना चाहते, हमेशा हार मान लेते हैं काम करने से पहले, वो हमारा होता है फिक्स। अब आपको ये तो हो गया माइंडसेट की बात कि कैसे कैसे हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। अब आता है क्लाइंट का माइंडसेट आपको कैसा मिलेगा। जब आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे तो कितने टाइप के क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट। ऐसा क्लाइंट जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, या फिर वो मतलब कंफर्टेबल नहीं है अपनी बातें बताने में, वो ज्यादा बोलता नहीं है, या फिर वो बोलना नहीं चाह रहा, वो इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकता उस वक्त, या फिर वो ये सोच रहा है कि मैं आपके सामने रो नहीं सकता, इसलिए वो आप अपनी कोई बात नहीं बता रहा आपको। तो इसके अंदर आ जाएगा द क्लाइंट विड नॉर्मली हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिम और हरसेल्फ बिकॉज ही और शी इज अनेबल और नॉट रेडी टू डील विद इमोशंस। क्योंकि वो इमोशन से डील नहीं करना चाह रहा है, इसलिए वो अपनी कोई भी बात आपके सामने नहीं रख रहा, आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि आप यहाँ पे क्लाइंट सेंटर थेरेपी या पर्सन सेंटर थेरेपी लगाएं। क्योंकि अगर आप क्लाइंट सेंटर थेरेपी लगाते हो मतलब कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्लाइंट क्या चाहता है वो करना, वो होती है क्लाइंट सेंटर। तो आप उसको पहले है ना क्या करोगे, रिलैक्स करोगे, उसको पानी का ग्लास दे सकते हो, नॉर्मल उसको रिलैक्स होने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर जब तक वो मतलब कि फील कर रहे हैं कि हाँ वो अनस्टेबल है या फिर वो इमोशनली अनस्टेबल है, तो अगर नहीं बताना चाह रहा तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ नॉर्मल उससे बात कर सकते हो, ताकि आपकी रैप को एस्टेब्लिश हो, एक कनेक्शन आप लोगों के बीच में बन सके कि ठीक है वो अब नहीं बताना चाह रहे, एक कनेक्शन बन जाएगा, तो वो सेकंड टाइम तब आएगा तब वो बता देगा, आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी है वहां पे। ठीक है, क्लाइंट क्या चाहता है उस चीज की आपने रिस्पेक्ट करनी है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, तो एक तो हमारे आगे इमोशनली अनस्टेबल माइंड आते हैं। फिर आता है हमारा एन इनवॉल्यूंटरी और स्केप्टिकल क्लाइंट। ये वो क्लाइंट होते हैं जिन लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे लाया जाता है, या फिर हो सकता है कि एडोलेसेंट हैं या फिर बच्चे हैं जिन लोगों को उनके पेरेंट्स लाए हैं, वो आना नहीं चाहते। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड है जो वाइफ को लेके आया है वो मना कर दिया है, या मदर या फादर या पेरेंट्स कोई भी हो सकता है जिसको बच्चे लेके आए हैं, बच्चे एडल्ट हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स सफर करते हैं किसी चीज से, तो जबरदस्ती जो लेके आते हैं, मतलब कि फोर्सफुली लेके आना, तो यहाँ पे वो वाले क्लाइंट आ जाते हैं आपके। The client has been forced to attend to counseling. This type of client may be difficult to deal with in the early stages of the relationship. तो इन लोगों के साथ रेपो एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जैसे जैसे सेशंस होते चले जाते हैं तो ये लोग आपके साथ कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। स्टार्टिंग की 2-3 सेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब इनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारी बातें सुनी जा रही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी ओपिनियन क्या है, हमारे बच्चे शायद नहीं सुन रहे या फिर हमारे पेरेंट्स शायद नहीं सुन रहे लेकिन ये लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे ना कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बाद की सेशन करने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि द क्लाइंट इज एडोलेसेंट। जो क्लाइंट है वो आपका एडोलेसेंट है, बच्चा है, स्कूल गोइंग मतलब बच्चा आप बोल सकते हो इसको। तो ऐसा है जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप ही इतना है, क्योंकि होता क्या है जी, काउंसलर आप बन जाते हो, ऑब्वियस सी बात है आपकी एज कम से कम नहीं तो 25 तो होगी ही, 24-25 मिनिमम एज आप मान के चलो, क्योंकि हमको आप लोगों को एमफिल भी क्रॉस करनी पड़ेगी उसके लिए, या फिर आप एमए इन साइकोलॉजी भी करोगे
तो भी आपकी एज कम से कम कितनी हो जाएगी, आपकी इतनी हो ही जाएगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते आपकी ऑटोमेटिकली मतलब 24 तो हो ही जाएगी वहां, ठीक है। तो उस और जो एडोलेसेंट क्लाइंट आया है, आपका जो क्लाइंट है वो बच्चा है, तो उसके साथ आपका जो गैप हो जाएगा, जनरेशन गैप भी आ जाता है, कि आपकी अगली वाली जनरेशन होती है वो, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, उसकी ओपिनियन आपकी ओपिनियन मैच नहीं करती, थिंकिंग पैटर्न वहां पे मैच नहीं कर रहा होता, तो ऐसे बच्चों के साथ डील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चैलेंजिंग होती है ऐसी सिचुएशन। तो जरूरी होता है यहाँ पे परफेक्शन, कि ऐसे बच्चों को वही लोग ट्रीट करें, या फिर वही लोग मतलब कि काउंसलिंग करें ऐसे बच्चों की जो कि उसमें एक्सपर्ट होते हैं। मतलब जनरल काउंसलर भी कर सकता है, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो जरूरी ये है कि ऐसे लोग वहाँ पे काउंसलिंग करें जो उसके मतलब हैबिचुअल हैं, जो लोग मतलब एडोलेसेंट काउंसलिंग करते हैं, कि उनको पता है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आता है द अनकमिटेड क्लाइंट। अनकमिटेड मीन्स normally client with little or no commitment has a specific agenda which justify their attendance at a counseling session. अब इसमें क्या होता है, अनकमिटेड हम क्यों बोल रहे हैं, कि हमें नहीं पता कि वो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आएगा या नहीं आएगा। अगर कमिटेड बोलते तो हमें पता था कि यहाँ पे वो नेक्स्ट सेशन में भी आएगा। मतलब हुआ क्या कि डिवोर्स हो रहा है किसी का, तो डिवोर्स काउंसलिंग वहाँ पे की जा रही है कि इजीली मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो पाए। तो वो हमें पता नहीं है कि वो नेक्स्ट सेशन अटेंड करेगा भी या नहीं करेगा। या फिर हो सकता है कि आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैरिज काउंसलिंग हो रही है, हस्बैंड चाहता है आना, वाइफ नहीं चाहती, वाइफ चाहती है आना, हस्बैंड नहीं चाहता। या फैमिली उनको मतलब जबरदस्ती वहां पे मतलब कि भेज रही है, तो अनकमिटेड बोलेंगे हम उसको, क्योंकि हमें पता नहीं है, आज तो वो आ गया कि कल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ के कहने पे वहां पे अटेंड करने आया है सेशन, क्योंकि मैरिज में कोई इश्यू चल रहे हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट सेशन में हमारे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है डिमांडिंग क्लाइंट। अब डिमांडिंग क्लाइंट का मतलब होता है कि जो हमेशा बात बात पे हमें ये बोलेगा, नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, प्लीज मुझे ये बता दो कि मेरे बच्चे का आईक्यू कितना है, प्लीज मुझे ये बता दो मेरा आईक्यू कितना है, प्लीज आप हम मुझे है ना मतलब कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया है, प्लीज आप मेरा है ना स्किज़ोफ्रेनिया का टेस्ट कर दो। वो होते डिमांडिंग क्लाइंट, जो अपने ही क्वेश्चंस वहां पे रखते रहते हैं, अपनी ही डिमांड्स रखते रहते हैं कि आप ये कर दो मेरे साथ, आप वो कर दो मेरे साथ, ठीक है, इस टाइप के। हमेशा एक्सपेक्ट करते रहते हैं काउंसलर्स को कि वो लोग उनको मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनके तरीके से, ठीक है। ये होता है डिमांडिंग क्लाइंट, कि हमेशा डिमांड करना कि प्लीज मेरा ये टेस्ट कर दो, प्लीज मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, हम इसको कैसे करें, मतलब कि वो लोग है ना कभी सजेशन आपसे है ना मतलब कि ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारी हेल्प कर दो या हमें गाइड करो, हमें अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। वो डिमांड करेंगे कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आप कोई तरीका बताओ, आप कोई तरीका बताओ, आप हमारे मतलब कि आप मेरे बच्चे से बात करो, वो मुझसे ऐसे बात करता है। हो सकता है कि आप ही के अंदर प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम ना हो, तो वो थिंकिंग पैटर्न का भी डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है, तो काफी सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस की, कि ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्रुप काउंसलिंग मतलब बहुत सारे लोगों की इकट्ठे काउंसलिंग हो रही है। और जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग की, तो उसमें हम बात करते हैं जब हम एक पर्सन से डायरेक्ट मतलब की बात करें, एक पर्सन की काउंसलिंग करते हैं। अब ग्रुप काउंसलिंग किस चीज में हो सकती है, करियर काउंसलिंग जो होती है हमारी, जो स्कूल काउंसलर होते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब हर क्लास में जाते हैं, देन आपको मतलब कि काउंसल करते हैं, गाइड करते हैं, वो हो गया ग्रुप काउंसलिंग, ठीक है। करियर रिलेटेड एडवाइस देनी जो सबके लिए कॉमन होती है। ऐसे ही नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, उन लोगों की जो काउंसलिंग होती है वो भी ग्रुप काउंसलिंग होती है, कि वो एक एक बच्चे के पास या एक एक पर्सन के पास नहीं जाएंगे, वो आपको इकट्ठा बुलाएंगे। या जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उन लोगों को भी इकट्ठा बुलाया जाता है, और उन लोगों को गाइड किया जाता है कि आप में कैसे कैसे आप उस सिचुएशन के साथ कोप अप कर सकते हो, कैसे उससे बाहर आ सकते हो, या फिर आपने कौन कौन से स्टेप लेने हैं उस चीज से बचने के लिए। तो ये सब चीजें किसमें होती है, ग्रुप काउंसलिंग में। या फिर ग्रुप काउंसलिंग काफी सारी जगह पे भी हो सकती है, जैसे आपको फर्स्ट डे है कॉलेज का, तो आपको एज ए ग्रुप आपको काउंसल भी किया जा सकता है, क्लास में जाके आपको बताया जाता है कि हमारे क्या क्या नियम है, क्या क्या फॉलो करना होता है, या आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो उनको गाइड करना या एजुकेट करना किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो ग्रुप काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं, अनलाइक इंडिविजुअल काउंसलिंग ग्रुप प्रोवाइड रियलिस्टिक सोशल सेटिंग इन विच द क्लाइंट इंटरेक्ट विद पीयर्स who may be sharing the same or a similar concern and have some understanding of the problem. सेम प्रॉब्लम, जिनको सेम इश्यूज हैं, उनकी भी हम ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ड्रग एडिक्शन में बताया, तो उस केस में भी क्या होता है, सेम चीज पे सारे मतलब सेम पेज पे होते हैं, सेम चीज से सफर कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हमें कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझेंगे कि कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें आ रही है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे। अब मान लो कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे लिजर्ड का फोबिया है, हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को ना हो। उस चीज में क्या होगा कि वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा कि मुझे क्या डर लग रहा है उससे। ठीक है, लेकिन अगर सारे हमारे यहाँ पे जो फोबिया वाले ही मतलब काउंसलिंग हो रही होगी, उसमें सारे फोबिया जिनको फोबिया है उनकी काउंसलिंग हो रही है अगर, तो वो समझेंगे कि हमें भी इस चीज से डर लगता है, या फिर इस पर्सन को अगर इस चीज से डर लगता है तो हम भी सेम चीज को फील करते हैं, तो वो है ना, मजाक नहीं बनाएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्ड बनता चला जाएगा। द काउंसलिंग ग्रुप अलाउज मेंबर टू बी ओपन होने का ट्राई करते हैं कि मेंबर एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, ऑनेस्ट रहें, फ्रैंक रहें, एक दूसरे के साथ फ्रैंकली अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। ठीक है, प्रोवाइड a situation in which it is safe to test ideas and solution to problem, और एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। Moreover, through the group process and its interaction and sharing of experiences, clients learn to modify earlier behavior patterns and seek new, more appropriate behavior in situations that require interpersonal skills. तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, हमें नहीं पता होता कि लोग हमें कैसे गाइड करेंगे, कैसे हम लोगों के साथ बात करें, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अपनी चीज से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप काउंसलिंग के अंदर, जब हम एक ही सिचुएशन में होते हैं, जैसे मान लो एडिक्शन हुआ, अल्कोहल हो गई, जुवेनाइल सेंटर हो गया, बच्चे हैं एक ही तरह का मतलब कि फील कर रहे हैं, तो उनको एक साथ बैठा के हम गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे कि हमारा एक ग्रुप काउंसलिंग का ये एक फोटो है, जहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके साथ में बाकी क्लाइंट्स हैं उसके, जो एक सेम पेज पे हैं। फोबिया भी हो सकता है और कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, एडिक्शन के शिकार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें की, लेकिन ये सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग इकट्ठे की जा रही है, या फिर गाइड हो सकता है करियर गाइडेंस के लिए भी आए हो, तो करियर काउंसलिंग हो रही होगी इन लोगों की, ये साथ में कर सकते हैं। अब आता है कि ग्रुप काउंसलिंग जो होती है उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या-क्या चाहिए होता है उसके अंदर, क्या-क्या होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा काउंसलिंग की, ग्रुप काउंसलिंग की, कि ग्रुप का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल साइज क्या होता है एक ग्रुप का, काउंसलिंग रूम का, कि 7 से 8 मेंबर्स उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, 5 टू 10 होंगे तो भी चलेगा, लेकिन माना जाता है कि 7 टू 8 आइडियल होता है। अगर कम भी होते हैं, जैसे कि आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हो ऑनलाइन, तो वो भी आपके ग्रुप में ही होती है बेसिकली। तो ग्रुप में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आप 4 बच्चे ही हो उस ग्रुप में, तो भी वो लोग आपकी मतलब कि इंटर्नशिप करेंगे, कि उन्होंने एक बैच मतलब कि तैयार कर दिया। अब वो उससे मतलब पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर दी, लोग वेबसाइट पे डाल दिया, उस पे जितने बच्चे आके ज्वाइन करेंगे वो करेंगे। अगर 5 कर रहे हैं तो भी उनको पढ़ाना पड़ेगा, अगर वहीं पे 15 हो जाएंगे तो भी उनको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिमम क्या है कि आपके 7 टू 8 होते हैं या 10 तक भी होते हैं, तो हम लोग इजिली पढ़ पाते हैं। लेकिन 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम मतलब मुश्किल हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज में। देन आता है ग्रुप प्रोसेस। अब ग्रुप प्रोसेस कैसा होना चाहिए, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस शेयर मच इन कॉमन विद दोज ऑफ इंडिविजुअल एंड काउंसलिंग। एलिमेंट का मतलब यहाँ पे है कि सेम पेज पे होने चाहिए, सेम प्रॉब्लम से होने चाहिए। ठीक है, ग्रुप प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कैसे प्रोसेसिंग करनी चाहिए कि उससे सेम प्रॉब्लम से लोग डील करते हो, तो उनका हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। अब होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रुप, उसका ग्रुप मतलब कि तैयार करना, सेशन कैसे होगा स्टार्ट, वो चीज देखना। तो काउंसलर के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आप किसी एक के साथ रैपो यहाँ पे आपने बिल्ड नहीं करनी, इतने सारे लोगों के साथ आपने रैपो बिल्ड करनी। ठीक है, कि वो सारे लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो सके। दूसरी चीज आ जाती है कि आपके मतलब कि उस ग्रुप के अंदर झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें वो लोग, क्योंकि कई बार हो सकता है अलग अलग ओपिनियन होती है,
अलग अलग माइंड सेट होता है लोगों का, तो वहाँ पे झगड़े होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। प्लस में वहाँ पे उन लोगों को क्लैरिफाई करना कि ये ग्रुप सिर्फ तब तक है, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, परमानेंट नहीं रहेगा, टर्मिनेशन भी जरूरी होता है। तो उन सबको ये चीजें समझाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने एक ग्रुप जो बनाना है, जो काउंसलर ग्रुप बनाएगा, तो उनको सबको बार बार, एक तो सबके साथ रैपो एस्टेब्लिश करेगा, सेम लोगों को सेम ग्रुप में डाला जाएगा कैटेगरी वाइज। जैसे हम कैटेगरी और डिफाइन करते थे, प्लांट्स को हमने प्लांट कैटेगरी अलग बना दी, एनिमल्स की अलग बना दी, इस टाइप से कैटेगरी बनानी है। ऐसे इन लोगों की डिसऑर्डर वाइज होती है कि जो सेम इलनेस वाले हैं, सेम मेंटल इलनेस वाले हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल देना, दूसरी मेंटल इलनेस वाले उनको अलग कैटेगरी में डाल देना। ठीक है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप रोल एंड गोल। अब ग्रुप के गोल कौन से होंगे, सब कैसे कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है, अपने बारे में कैसे बताएंगे, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, गोल डिसाइड करना है आपने कि ग्रुप का गोल क्या रहेगा। ऑब्वियसली बात है, उनको गोल क्या रहेगा, जो उनको डिसऑर्डर है उससे बाहर निकालना। अब कैसे निकालना है, सबका क्या क्या रोल होगा, सब एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे, इंटरेक्ट करके, कंसर्न दिखा के, एम्पैथी दिखा के, वहां पे इंटरेक्ट करके लोगों के साथ, वो मायने रखता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर आ जाएगा द सेट ऑफ रेंज ऑफ द सेट द स्टेज ऑफ फॉर प्रॉब्लम क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अब मान लो हमने गोल तय कर दिया, अब उसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन भी करनी है, एक्सप्लोर करना है उस सॉल्यूशन को, कि कौन कौन से सॉल्यूशन बेसिकली हो सकते हैं हमने उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसको देखना है। और जो हमने सॉल्यूशन लेना है उसको भी हमने क्या करना है, उसको अच्छे से इवेल्युएशन करना है उसका, कि उसमें कितना खर्चा आएगा, या फिर उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कितने हमारे एफर्ट्स लगेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट से ज्यादा हम देखेंगे कितने एफर्ट्स लगेंगे हमें उस चीज को करने में, उस गोल को अचीव करने में कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं। देन आता है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में क्या होता है कि लोगों को रियलाइज कराना कि आपका अभी का बिहेवियर कैसा था, पास्ट का बिहेवियर कैसा था, और आपका जो नया बिहेवियर होगा वो कैसा रहेगा, और उसके साथ आपके प्रीवियस बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, हमने प्रीवियस बिहेवियर को कैसे करना है, न्यू बिहेवियर में कैसे चेंज करना है। और आपका न्यू बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, पॉप अप करने वाला होना चाहिए, कि लोगों के साथ एडजस्ट कर पाए और प्रोग्रेस करे अपनी लाइफ में, ग्रोथ हो आपकी। वो आपको रियलाइज कराना कि कितना चेंज आपके अंदर आया है, या आपने वो चेंज है बिहेवियर में वो कैसे करना है, वो इसके अंदर आ जाएगा। बाय द टाइम ग्रुप मेंबर्स रीच दिस स्टेज दे रिकॉग्नाइज द इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर पास्ट, कि पास्ट में उनकी क्या क्या कमी थी उनके बिहेवियर में, और उसको कैसे चेंज करना है नए बिहेवियर से। ठीक है, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके अपनी लाइफ में, और जो हमारा गोल्स है, इंडिविजुअल गोल्स है प्लस में ग्रुप गोल है, उसको हम अचीव कर सके। जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं, देन हमारा लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन। कोई भी चीज स्टार्ट हुई है उसका टर्मिनेट होना, उसका खत्म होना जरूरी होता है, ताकि हम उस चीज पे डिपेंडेबल ना हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनेशन के लिए क्या होता है, काउंसलर आपको बताएगा कि आपने सबने अपना इंडिविजुअल गोल अचीव कर लिए हैं। आपको आपको सबकी अपनी अपनी जर्नी दिखाएगा, एज ए ग्रुप भी दिखाएगा, इंडिविजुअल जर्नी भी दिखाएगा, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स अब आ गई हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सब खुद से हैंडल कर सकते हो, वो आपको बताएगा। देन आपके ग्रुप का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी, ग्रुप काउंसलिंग क्यों जरूरी है। बिकॉज ऑल द ग्रुप मेंबर्स फाइंड सपोर्ट एंड प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट ईच अदर एंड बिकम डिपेंडेंट टू ईच अदर। अब होता क्या है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमें पता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें नहीं समझेंगे। प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग, कोई नहीं समझेगा कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम सेम चीज में होते हैं, सेम ग्रुप होता है, सेम लोगों का होता है, सेम चीज से हम अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वहां पे ना हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि लोग हमें समझ भी रहे हैं और कोई हमें सुन रहा है। ठीक है, कोई हमें समझता है, तो एक हमारी इमोशनली मतलब कि सपोर्ट मिल जाती है हमें, जब लोग हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ अपनापन दिखाते हैं। It is necessary if the group counseling promise not fulfill and we can see that it's harming the group members.
तो अब इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप काउंसलिंग हमने मतलब कि ग्रुप बना लिया बेसिकली। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि ग्रुप काउंसलिंग जो प्रॉमिस कर रही है करने का, अगर वो नहीं कर पा रही, कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं ग्रुप मेंबर्स के बीच में, तो जरूरी क्या है कि हमने क्या करना है, वहां पे उसको टर्मिनेट कर देना है, ग्रुप को हमने खत्म कर देना है। ठीक है, तो हमने उस ग्रुप को एंड कर देना, उसका खत्म कर देना उस ग्रुप को, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी गलत डायरेक्शन में जा रही है। देन आता है द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन इज द टाइम फॉर रिव्यू एंड समरी बाय बोथ काउंसलर एंड क्लाइंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने, एक सेकंड, अब इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन का तब टाइम आता है ग्रुप काउंसलिंग के अंदर, पहले वाला पॉइंट अलग है, ठीक है, उसको उसके साथ कनेक्ट नहीं करना। अब ये है कि तब ग्रुप काउंसलिंग हम कर रहे थे, तब टर्मिनेशन का टाइम आया, तो हम क्या देखेंगे, हमने देखना है कितना चेंजेस हुआ है लोगों के अंदर, क्लाइंट्स जो है हमारे, उसके अंदर कितना चेंज हुआ है। एक समरी बनानी है कि पहले आप कैसे थे, अब कौन सी स्टेज पे हो आप, कितना आपने अचीव किया है, कितनी आपकी स्किल्स डेवलप हो गई हैं, वो सारे का हमने समरी बनाना है। तो ये भी एक चीज हो जाती है कि क्यों जरूरत है यहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग की, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें हमारे अंदर क्या कमियां थी उस वक्त, और हम क्या क्या अब अचीव कर पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल कैन सी देयर स्ट्रेंथ एंड अचीव देयर इंडिविजुअल गोल्स। जो एक और चीज जरूरी है वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ आप पहचान पाते हो थ्रू काउंसलिंग, और अचीव कर पाते हो अपने इंडिविजुअल गोल्स लोगों के बीच में रहते हुए। तो एक यहाँ से एक और चीज मिलती है, जब आप फैमिली के बीच में हो जहाँ पे सबके अलग अलग गोल्स हैं, तो वहां पे भी आपको एक हेल्प मिलेगी कि आप अपने गोल्स अलग से अचीव कर पाओगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई इशू है इसमें, मतलब कुछ समझ में ना आ रहा हो? नहीं मैम ठीक है, अच्छा चल रहा है जी। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है विजन, थोड़ा ये ब्लर हो रहा है, थोड़ा देखिए इसका वो पीपीटी नहीं शो हो कैमरा रही थोड़ा सेट क्लियर। करके। हाँ जी, पीपीटी शो हो रही पीपीटी है में लेकिन ब्लर ब्लर हो रही है थोड़ी। विजन थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, थोड़ा इसका ना व्यू। नहीं, मेरे में एक्चुअली यहाँ पे तो ठीक आ रहा है सब कुछ, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं एक बार दोबारा से शेयर करके देखती हूँ, ठीक है। अब क्लियर है? थोड़ा पहले से बेटर है जी। पहले से? हाँ अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब ओके है, बिल्कुल ओके। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, इसमें आप फर्स्ट पिक्चर है उसमें देखो, फर्स्ट बीच में है बिल्कुल मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, कि प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है, हमने पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को मेजर करना है कितनी बड़ी है, देन उसके बारे में असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करना मतलब मूल्यांकन करना, पता लगाना कि क्या क्या उसको डिटेल से पता लगाना। ठीक है, वो हो गया मूल्यांकन करना, आंकलन करना, किसी चीज का आइडिया लगाना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम हमें पता चल गई कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ रही है, अब कहाँ पे आ रही है, और कितने एरिया में आ रही है, कितना मतलब जरूरत है वहां पे चेंज करने के लिए, वो सारा होता है असेसमेंट के अंदर। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर हमारा आता है कि हमने उस प्रॉब्लम को फिर करेक्ट करना है, असेसमेंट के बाद करेक्ट करना है। देन हमने इवैल्यूएट करना है कि जो हमने करेक्शन किया था वो एज पर हमारा गोल हुआ है या नहीं करना है। इवैल्यूएशन का मतलब यही है, एक नॉर्म्स होते हैं, एक कंपैरिजन होती है कि हमारे स्टैंडर्ड ये है, हम उसके साथ अब मतलब एडजस्ट कर पा रहे हैं, उतना हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो आपने क्या किया, एक गोल सेट किया अपनी लाइफ में कि मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स लाने हैं, मतलब 50 में से आपने 40 मार्क्स लाने हैं, ये आपका हो गया कि गोल आपने सेट कर दिया। अब आपने मेजर करना है उसको,
कि आपने मतलब कि जो अपना गोल तैयार किया है, आप उसमें कहीं ना कहीं भटक रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पे मेजर करोगे कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उस चीज का आप पता लगाओगे कि यार प्रॉब्लम तो आ रही है मुझे, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, प्रॉपर नहीं पढ़ाई कर पा रहा, प्रॉपर टाइम नहीं डिवोट कर पा रहा, कहाँ प्रॉब्लम। ठीक है, मेजर करने के बाद आप असेसमेंट करोगे उस चीज का, डिटेल मतलब कि डिटेल में एनालाइज करना, कि असेस करना, मूल्यांकन करना कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितना यहाँ पे क्या क्या हो सकता था, मतलब कितना यहाँ पे चेंज आ रहा है। एक तरह से आंकलन लगाने का आइडिया लगाना कि कितना यहाँ पे चेंज आ रहा है, कितनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसमें चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो हम असेसमेंट में देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो है, हमने मेजरमेंट में देख लिया प्रॉब्लम हमारी आ रही है, असेसमेंट में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, वो सारी चीजें हमने देखी है। देन हमने उसके साथ चेंज करना है, कॉप अप करना है। ठीक है, उसको करेक्ट करके देखना है कि उस असेसमेंट तो कर ली हमने प्रॉब्लम की कितनी बड़ी है, क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो कितना चेंज कर सकते हैं, अपने गोल को आप रिड्यूस करोगे या तो, ठीक है, कि आपका गोल आपको देखना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करो, और अगर आप करेक्शन कर सकते हो देन मतलब वेल एंड गुड, कि आप बाद में क्या होगा, जब आप उस चीज को पूरा कर पाओगे, उसमें करेक्शन आपने कर लिया, देन आप उस पर टाइम डिवोट करो, और फिर देखो कि आपने कितनी तैयारी की है, टोटल इवेल्युएशन करके देखो, इसका इवेल्युएशन करोगे कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। देन आपका इवेल्युएशन तो आपका रिजल्ट भी लास्ट में बता देगा कि आपने कितनी तैयारी की थी। ठीक है, बाकी एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इग्नू के एग्जामिनर पे हम लोग भरोसा नहीं कम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये होता है कि इवैल्यूएशन में हमारा पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट कैसा है। और सेकंड वाली पिक्चर है, उसमें क्या है, इवैल्यूएशन में क्या पता चल रहा है कि आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, उसने एक ग्रेड पॉइंट बना दिया है अपना, अब आप कैसा अचीव कर पा रहे हो। और सेम इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि प्रोडक्शन का किसी का काम है अगर बाई चांस, तो प्रोडक्शन के काम में कोई प्रॉब्लम आई आपकी, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, फिर देन उसको असेस करना कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कितना मतलब चेंज किया जा सकता है, अगर चेंज किया जा सकता है उसको रेक्टिफाई करना। देन वो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, फिर उसको इवेल्युएशन करना कि जो हमारी प्रॉब्लम हुई थी वो करेक्ट हो गई है, कितनी हुई है, या उसका रिजल्ट क्या आया है, एंड रिजल्ट क्या आया है, दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है, तो इवेल्युएशन की पार्ट है असेसमेंट, स्लाइड मेजरमेंट। स्लाइड मैम मैम स्लाइड नेक्स्ट कर दें, एक्चुअली आप आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड से करा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, इसी से लेकर आ रही थी एक्चुअली, जो पिक्चर है ना वो बता रही थी मैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा बाद में आता है नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली उसके अंदर क्या होती है, फीचर्स कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बेसिकली उसके अंदर। तो इवैल्यूएशन हम इसमें जो हमने बुक में देखा है, एक्चुअली उस बुक में बहुत कम पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, यही है जो हमारा शर्मा वाला है ना, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है इसकी, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आप 2-4 इधर से भी लिख के आ सकते हैं। जैसे पहले हम इस फोटो वाले को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार करते रहना चाहिए, लगातार होता रहना चाहिए। क्योंकि आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, आप डेली लाइफ पे इवैल्यूएशन करते रहते हो। ठीक है, डेली लाइफ पे कैसे करते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स जनरली क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो डेली आप उसका इवैल्यूएशन करते रहते हो, मंथली, वीकली, आप मतलब कॉन्टिन्यूअस लेवल पे वो चलता रहता है। आज आपकी हो सकती है एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाद में जाके हो सकता है करियर से रिलेटेड हो सकती है, फिर बाद में जाके फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा लाइफ लॉन्ग है, चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन की, जब हम करते हैं तो हम एकेडमिक प्लस में नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट दोनों को हम देखते हैं। एक तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, अगर पढ़ाई की वो कर रहे हैं, तो उसके अलावा हम नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट भी यहाँ पे देखेंगे कि हो सकता है कि हमारे सिर्फ पढ़ाई में प्रॉब्लम ना आ रही हो, बाकी जगह भी आ रही हो सकता है लाइफ में कोई इश्यू चल रहे हो सकता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उस वक्त, या पेरेंट्स हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, उनको कोई डिजीज हो, कोई मतलब उनको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन हो रखा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली में। ठीक है, तो हमने एकेडमिकली भी देखना है कि वो एकेडमिकली कैसा कर रहा है, स्कूल में कैसा कर रहा है,
प्लस में नॉन एकेडमिक एकेडमिक जो उसकी सब्जेक्ट है, लाइफ में उसकी क्या क्या हो रहा है, वो भी देखना है हमने। नेक्स्ट इसमें आता है इवैल्यूएशन इज ए प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। इवैल्यूएशन क्यों किया जा सकता है, ताकि जो कमी आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम इम्प्रूव कर सके अपनी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब क्या क्या जरूरत है उसमें चेंज करने के लिए, उसको इम्प्रूव कैसा किया जा सकता है, उसको कैसा अच्छा, उसको ग्रोथ कैसे दी जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ है उसके अंदर, अब उसको ग्रोथ कैसे दी जाए, उसके लिए भी हमारा जो इवैल्यूएशन है वो जरूरी होता है। अब इवैल्यूएशन आप कब करते हो, जब आपके पास कोई पर्पस होता है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो इवैल्यूएशन का फायदा क्या है, आपने मतलब कि चलो कर भी लिया कि प्रॉब्लम आ रही है, ये करेक्ट हो जाएगी, ऐसे इतना हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई पर्पस ही नहीं होगा तब तक कैसे हो जाएगा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आपने चेंज वगैरह करना है तभी तो मतलब वो आपका पर्पस हुआ ना, तभी आप कर सकते हो। शर्मा जी का देख लेते हैं। शर्मा जी ने कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं इवैल्यूएशन की। फर्स्ट उन्होंने दिया है इवैल्यूएशन इज इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Evaluation is a decision-oriented study in which the evaluator is asked to provide information wanted by a decision maker. अब इसके अंदर क्या है, ये सॉल्यूशन पे फोकस करता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो। अब उसको उसके सॉल्यूशन पे यहाँ पे फोकस होगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब डिसीजन ओरिएंटेड स्टडी है जिसके बीच में एक ने तो मतलब कि क्या बोलते हैं, डिसीजन बना दिया, जैसे गवर्नमेंट है हमारी, पॉलिसी बना दी, अब उसको कैसे मतलब कि अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन करेगा, जो उसको मैनेज करेगा, जो इवैल्यूएशन करेगा कि कितना कॉस्ट आएगा, एस्टिमेट लगाएगा वो कितना कॉस्ट आएगा उस चीज में, कितने मतलब एफर्ट्स लगेंगे, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना सामान चाहिए होगा, वो इवैल्यूएशन करता है। मतलब डिसीजन मेकर को इन्फॉर्म करना कि आपने जो डिसीजन लिया है वो एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इवैल्यूएशन इज एन इडियोग्राफिक activity descriptive of the particular activity. It is not nomothetic, that is law giving. अब इसके अंदर क्या आ जाता है आपका कि इवैल्यूएशन जो है आपका ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसको आप डिफाइन कर पाओ, लोगों को बता सको कि हमने जो इवैल्यूएशन की है वो उसका बेसिस क्या था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमने कैसे सॉल्यूशन ढूंढा उसका, कैसे उसको करेक्ट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया इवैल्यूएट करने के लिए और आपने वो मान ली वो बात और आपने इवैल्यूएशन कर दिया, तब आपको लग रहा है कि पहले जो हम कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन इवैल्यूएशन के बाद आपका मतलब कि उसमें कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि इवैल्यूएशन में आपको कॉस्ट ज्यादा लगती है, ठीक है। तो उस चीज का फायदा नहीं है वहाँ पे। तो लॉ गिविंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओ कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस चीज का कोई फायदा ना हो, उस चीज को आप डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ मतलब कि ऊपर से जो मैम हाँ जी। थोड़ा रिपीट करना, ये इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। इडियोग्राफिक का मतलब होता है जिस चीज को आपको एक्सप्लेन कर पाए, जहाँ ओके से आपको आइडिया आ सके, उसको आप मतलब कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर पाए, प्लस में लोगों को बता पाए कि हाँ भी ये हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको ओके कोई ओके, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा जी जी। है, ठीक है। तो और नोमोथेटिक, इट इज नॉट नोमोथेटिक, नोमोथेटिक। हाँ नोमोथेटिक नहीं है, मतलब कि ऊपर से एक रूल आया है, ऊपर से किसी की मतलब कि क्या कहते हैं एक ऑर्डर आ गया कि आपने इवैल्यूएशन करो इसको, मतलब कि चेंज करो, तो वो आपने नहीं करना है, ठीक है। इसको इसका वो कॉन्सेप्ट नहीं, नोमोथेटिक नहीं समझ आया कि ऊपर दैट इज लॉ गिविंग, मतलब लॉ ने आपको बताया कि आप ये इवैल्यूएशन करो, हाँ तो इट इज, तो मतलब कि लॉ का इवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका कोई भी अथॉरिटेटिव जो जिसने पॉलिसी बनाई है, जो डिसीजन मेकर है, उसको हम लॉ बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आपको ऊपर से ऑर्डर्स आ गए कि ये वाला हम्म, इवैल्यूएशन करो, हाँ तो वो वाला इवैल्यूएशन नहीं करना है, ये इसलिए वो समझ नहीं आया, क्योंकि लॉ ही डिसाइड, एक्चुअली पॉलिसी तो ऊपर से डिसाइड होती है और नीचे सभी इवैल्यूएट करते हैं हाँ उसको। हाँ। अब देखो इसको एक तो चीज को समझ के देखो, जैसे कि मान लो कि ऊपर से हमारा ऑर्डर आया इवैल्यूएशन का, ठीक है, आपको लग रहा है सब कुछ ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल ही नहीं रही है, ठीक है, जो है बेस्ट हम अचीव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जो मतलब कि अभी जा रही है
वो आउटस्टैंडिंग जा रही है, ठीक है, इससे ऊपर आप क्या अचीव करोगे? इससे ऊपर का गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो उस चीज में इवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से आपका ऑर्डर आया इवैल्यूएशन करने का, लेकिन उसमें फायदा क्या है? तब आप आउटस्टैंडिंग कर रहे हो और ऑटोमेटिकली आपको अभी लग रहा है कि सब कुछ बेस्ट चल रहा है, तो उस चीज में आपका मतलब इवैल्यूएशन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉब्लम को, उसमें चेंजेस आप दिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए हम बोलते हैं इडियोग्राफिक होनी चाहिए, नॉमोथेटिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉमोथेटिक का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा जब ऑटोमेटिकली सब कुछ मतलब जो सारी चीजें बेस्ट चल रही हैं, आउटस्टैंडिंग चल रही हैं, उसमें इवैल्यूएशन करने का कोई मतलब नहीं बन जाता बेसिकली। जी। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, प्रोसेस क्या हो सकता है, ये आपकी बुक में नहीं है, बट एक प्रोसेस का इसको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि वैल्यूएशन क्या होता है, कि एक प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना, फिर उसको मेजर करना कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, देन उसको एनालाइज करना कि उसमें क्या क्या हो सकता है, देन उसकी इम्प्रूवमेंट करना, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाना, ठीक है, कि उसमें कितना इम्प्रूव हुआ है या कितना इम्प्रूव हम कर सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है, फिर उसको कंट्रोल करना, जो हमने इम्प्रूवमेंट दिखानी है वो कैसे करनी है, जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रही हैं, उन चीजों को कंट्रोल करना, जो हमारे स्टैंडर्ड है उस पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का, समझना काफी है इसमें, मतलब कि और ज्यादातर मतलब कि लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, इस पे आएगा नहीं क्वेश्चन प्रोसेस पे, नॉर्मली ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्टिविटी बिफोर इट्स कंप्लीशन, कि मतलब कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमने एक इवैल्यूएशन कर लिया कि उसमें क्या क्या कॉस्ट लगेगी, कितने उसकी लेंथ होगी, कितना लंबा वो प्रोग्राम होगा, क्या क्या उसमें सामान लगेगा, कितना वो हेल्पफुल होने वाला है लोगों के लिए, कितना वो मतलब कि डेवलपमेंटल कितने चांसेस है उसके, कितनी डेवलपमेंट होगी उस प्रोग्राम के बाद, वो पहले इवैल्यूएशन करना, वो होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर होता है समेटिव इवैल्यूएशन, कि हमने बिल्कुल एंड में करना है, जब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड में हमने एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम करना है, जिसमें हम ये पता कर सके कि जितने कितने इफेक्टिवली हमने कोई भी चीज अचीव करी है, ठीक है, कितना बेस्ट हुआ है। जैसे कि हम काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलर क्या करता है लास्ट में टर्मिनेशन के वक्त एक समरी बनाता है, जिसमें वो कहता है कि हम इस स्टेज पे थे और आज हमने क्या क्या अचीव किया है, इस स्टेज पे हम आ गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। देन हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है कि आप कभी भी कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी काम में, काम को करने में, जैसे कोई फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन कर सकते हो, उसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलेंगे, क्योंकि आप कभी भी कर रहे हो, डायग्नोस करने के लिए कर रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, पिन पॉइंट करने के लिए उस प्रॉब्लम को, कि गलत तो हो रहा है लेकिन कहाँ पे हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको करेक्ट कैसे करना है, ठीक है, करेक्ट कैसे किया जा सकता है उसके लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब सबको पता है कि स्पेशल चाइल्ड हम किसको बोलते हैं, जो ऐसे बच्चे जो किसी प्रॉब्लम से, कोई मेंटल इलनेस से, या जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, उन बच्चों को हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल नीड वाले बच्चे, ठीक है। क्योंकि उनका ये होता है वो और बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनका जो माइंड वर्क करता है वो और लोगों से अलग करता है, ठीक है। जैसे आप ये बच्चे देख सकते हैं, स्पेशल नीड इश्यूज इन चिल्ड्रन, बच्चे का बिहेवियर है, किसी का एरोगेंट है, किसी को मेडिकल मतलब कंडीशन है, कोई किसी को डेवलपमेंटल इश्यू है कि वो एक मतलब एज है जिसमें स्टक होके रह गया है, किसी को लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये सारे हमारे इश्यूज आएंगे स्पेशल नीड्स में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है कि कॉमन लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ये भी स्पेशल नीड में आएंगे।
डिसलेक्सिया है, तारे जमीन पर हम लोगों ने देखी है, उसमें बच्चा था, उसको प्रॉब्लम आती थी लिखने में, पढ़ने में, ठीक है, वो हो गया डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया होता है कि मैथ्स सॉल्व करने में, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, उसको करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है कि स्पेलिंग होती है या लिखने में, या फिर आप क्या सोचते हो उसको पेपर पे लिखने में, हैंड राइटिंग में, स्पेलिंग में, उन सब में मतलब प्रॉब्लम आपको आती है यहाँ पे, कि आपने लिखना कैसे है। ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं कि कम दिखता है किसी बच्चे को या कम सुनाई देना, वो वाले बच्चे भी स्पेशल नीड्स में आ जाएंगे हमारी। अब ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है? क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे बच्चों को? ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम उसकी डेवलपमेंट कर सकें। हम ये देख सकें कि उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका इलाज संभव है या नहीं संभव है, ठीक है। अगर संभव है तो उसमें देरी ना करी जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है उसकी प्रॉब्लम्स की भी ग्रोथ होती चली जाती है, अगर उसको टाइमली क्योर ना किया जाए। और ये बाद में मतलब कि सुसाइड तक पहुंच सकती है अगर ये ज्यादा फैल जाती है तो। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम आपकी कैसी है, ठीक है। जैसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन डिफरेंस बाद में जाके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड इज की टू प्रमोटिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अगर आप बच्चे की डेवलपमेंट करना चाहते हो, उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो जितना जल्दी आप देखोगे बच्चे को, जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे, उतना जल्दी आप उस पर वर्क कर पाओगे उसको प्रमोट करने के लिए, कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करेंगे, उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए। इस इफ स्पेशल नीड्स आर नॉट आइडेंटिफाई अर्ली, चिल्ड्रंस में गो थ्रू इयर्स ऑफ फेलर। अगर वो टाइमली क्योर ना की जाए प्रॉब्लम, तो क्या होगा, ये बाद में चल के बच्चे को मतलब कि हम बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत स्लो है, ये बच्चा बहुत ज्यादा स्लो है, ये बच्चे को कुछ नहीं आता, मतलब 5वीं क्लास में आ गया, उसको पढ़ना तक नहीं आता, बाकी फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के बच्चे अच्छे से आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3rd क्लास का बच्चा है, वो आराम से राइम्स वगैरह याद कर रहा है, लेकिन 5th क्लास में ये बच्चा हो गया, इसको नहीं पढ़ना आ रहा है, इसको शेप्स भी नहीं पता कि शेप्स क्या होती हैं, मतलब रोमन में कैसे लिखते हैं, काउंटिंग उसको नहीं समझ में आ रही। तो इन बच्चों को है ना, हम उसका मजाक उड़ाने पे मतलब कि मजबूर ना हो, या फिर बाकी जो बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं, तो इन बच्चों को आइडेंटिफाई हम जितनी जल्दी कर लेंगे तो उनको हम स्पेशल स्कूल में डाल सकते हैं, या उन पे एक्स्ट्रा मेहनत करके उनको उन बच्चों की इक्वल हम कर सकते हैं। A number of techniques can be used to collect data. अब अलग-अलग टेक्निक्स हो सकती हैं डेटा कलेक्ट करने की ऐसे बच्चों के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्कूल काउंसलर की पोस्ट पे होते हैं तो हम टीचर के साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं। हम टीचर को बोल सकते हैं कि आपको अगर कोई भी बच्चा, आप हर क्लास में जाते हो, हमारा तो संभव नहीं हो पाता कि हम हर एक क्लास में जाके मतलब बच्चों से बात करें या आइडेंटिफाई करें। आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको हम लोगों से ज़्यादा पता है, तो आप हमें प्लीज़ इन्फॉर्म करना अगर आपको ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है। हम ऐसे कर सकते हैं। प्लस में हम कोई कैंपेन कर सकते हैं, कोई मतलब कि जैसे होता है ना कि किसी कैंपस वगैरह में जाके या किसी सोसाइटी में जाके कैंप लगाना और उन लोगों को एजुकेट करना, ताकि वो समझ पाएँ कि उनके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी डिफ़िकल्टी से मतलब कि फ़ील कर रहा है या डिफ़िकल्टी आ रही है उन बच्चों को किसी चीज़ में, तो वो कहाँ पे आ रही है, वो पहचान पाना। फिर ऑब्जर्व अनयूजुअल सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट। पहला तो हो गया कि ऑब्जर्व करना उन चीज़ों को, काउंसलर को बताना, काउंसलर के पास ले जाना ताकि उनकी हेल्प हो सके, कॉग्निटिव लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑटिज्म है तो वो बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होगा किसी भी पर्सन के साथ, सोशल लेवल पे भी नहीं कर पा रहा होगा, स्कूल जाने से हिचक रहा होगा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है कि वो लोगों से के साथ मिलना-जुलना पसंद नहीं करता। इमोशनली किसी इमोशंस शेयर करना पसंद नहीं करता, उनको लगता है कि लोग तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, या फिजिकल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो भी हो सकता है कि उसको डर हो कि लोग उनका मज़ाक उड़ाएँगे। तो ऐसे बच्चों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफ़ाई करना है, ये हमारा एक पर्पज़ होना चाहिए लाइफ़ में भी। और मतलब अगर हमें पता चलता है तो हम उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट एजुकेट करें कि अगर उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक बारी काउंसलर के पास जाके बच्चे को ले जाओ या टेस्टिंग कराओ उसकी। अगर ज़रूरत है तो काउंसलर अपने आप ही बोल देगा टेस्टिंग कराने के लिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, हमारा बच्चा ओके है, ठीक है? और अगर प्रॉब्लम होगी तो उस बच्चे को आगे जाने का एक ग्रोथ का मतलब प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा कि कैसे उसकी ग्रोथ हो सकती है, उसकी क्या-क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग में। इंडिविजुअल काउंसलिंग हमने पढ़ा था, जैसे पर्सन सेंटर थेरेपी होती है, पर्सन सेंटर काउंसलिंग है, सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ काउंसलिंग है, आरएबीटी है, ये सारी हमारी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। ठीक है, सारी हमारी क्या होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। पर्सन सेंटर थेरेपी होगी, एसएफबीटी हो गई, या आरईबीटी होगी, सीबीटी होगी, सारी हमारी इंडिविजुअल काउंसलिंग है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फेस टू फेस एक पर्सन से हम डिस्कस करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हम निकाल सकते हैं साथ में मिलकर, क्योंकि हर एक पर्सन यूनिक होता है, उनकी प्रॉब्लम्स भी यूनिक होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज क्या क्या है। ग्रुप काउंसलिंग हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ टेक्निक आर सिमिलर, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। मान लो कि सब्सटेंस अब्यूज का अगर आपके पास कोई बच्चा आया है, अगर आप उसको इंडिविजुअल काउंसिल दे रहे हो तो भी आपके ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, गोल्स आपके सेम रहेंगे, और अगर आप ग्रुप काउंसलिंग में उसको बटा के करवा रहे हो तो भी सेम रहेगा। और दूसरा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेम होने का मतलब ये भी है यहाँ पे कि दोनों चीजों में, आप इंडिविजुअल काउंसलिंग करो चाहे आप ग्रुप काउंसलिंग करो, आपको दोनों चीजों में उनको एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, अपना कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ सके। ठीक है, दोनों में आपने ग्रोथ उनकी करनी है, एक तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो। इन बोथ द टेक्निक्स द काउंसलर प्रेजेंट एंड एक्सेप्टिंग, दोनों टेक्निक्स में क्या होता है, काउंसलर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एक्सेप्ट करता है क्लाइंट की जो भी नीड है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, और ताकि वो पार्टिसिपेट करे उस चीज में और फ्रीली डिस्कस करे, रिलैक्स होकर डिस्कस करे वहाँ पे, वो मतलब कि कंफर्टेबल हो सिचुएशन। Both techniques aims at clarifying, feeling, restatement of content and the like. The counsel helps the client to become aware of their feeling and attitude and also to examine them. ठीक है, अब इसके अंदर भी काउंसलर का जो एक मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि जो क्लाइंट है अपनी फीलिंग्स को बताए, क्लैरिफाई करे, और उसको मतलब हेल्प करे हम, ताकि वो उसमें मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर सके या हेल्प कर सके, एग्जामिन कर सके कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअल में थॉट ओनली, मतलब कि उनका क्या होता है कि कई बार हमारा क्या होता है ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम आती है, एक्चुअल में वो मतलब प्रॉब्लम होती नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप उसकी फैक्ट मेरे सामने मतलब ला सकते हो, कोई प्रूफ ला सकते हो? अगर आप उस चीज का कोई प्रूफ मेरे सामने ला सकते हो तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम जेन्युइन है। अगर आप उस चीज का प्रूफ मेरे सामने नहीं ला सकते तो मतलब वो प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये एक मतलब कि माइंड में एक चीज डिसाइड कर ली कि मेरे साथ ये दिक्कत है या मेरी फैमिली और ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर आप उस चीज का प्रूफ ला सकते हो तो ठीक है। अगर आप प्रूफ नहीं ला पाओगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपके थिंकिंग पैटर्न में, आपके थॉट पैटर्न में है वो प्रॉब्लम, या आप उस चीज को हमेशा नेगेटिव लेके जा रहे हो, आप क्या इमेजिन कर रहे हो चीजों को, वो आपके थॉट पैटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उस चीज से अवेयर करना कि आपकी फीलिंग्स क्या क्या हैं, आपका एटीट्यूड उन चीजों को देखने के लिए कैसा है, उस चीज को कैसे चेंज करना है, आपको अवेयर करना उस चीज को। ठीक है, ये भी एक मोटिव हो सकता है। दोनों अप्रोचेस में क्या होता है कि आपकी जो बातें होती हैं वो प्राइवेट रखी जाती है, प्राइवेसी यहाँ पे जरूरी होती है, बाहर के पर्सन नहीं आएंगे तभी काउंसलिंग सेशन हो रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है यहाँ पे, लोगों के साथ वो टेप जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग होती है, या फिर जो हमारी बातें हो रही होती है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, वो शेयर नहीं करी जाती उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी। ठीक है, जब तक हमारा क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं। अब डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं कि एक इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, एक पर्सन के साथ जब हम काउंसलिंग करते हैं तो फेस टू फेस होती है, वहां पे एक रैपो एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि एक ही पर्सन होता है, हम इजीली रैपो एस्टेब्लिश के साथ कर पाते हैं। लेकिन जब ग्रुप काउंसलिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक पर्सन के साथ उस 1 घंटे के सेशन में या 2 घंटे के सेशन में रैपो एस्टेब्लिश कर पाना हर क्लाइंट से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उतना मतलब कि आप नहीं कर पाओगे जितना मतलब मतलब जितना इजीली आप मतलब कि फेस टू फेस कर पाते हो, एक पर्सन के साथ कर पाते हो। In group counseling, unlike in individual counseling, the counselee not only receive help but also give help to others.
the more cohesive the group, the more are the members able to help one another. अब एक और चीज है कि cooperative feeling होती है यहाँ पे। जो होता है ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है कि आप सेम पेज पे होते हो, सेम चीज से आप अफेक्टेड होते हो, तो आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हो और आप दूसरों की भी हेल्प करते हो वहाँ पे उस प्रॉब्लम से निकलने में, कॉपरेट करके चल रहे हो। मतलब कि 4 बंदे हैं, 4 पर्सन है ग्रुप काउंसलिंग में, 3 पर्सन है वो इजिली कॉप कर पा रहे, लेकिन चौथा जो पर्सन है वो नहीं कर पा रहा, तो वो 3 पर्सन भी उस चीज को उसको है ना लेके आगे चलेंगे, उसको भी हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है, उसकी बातें सुन के कर सकते हो, क्योंकि कई बार इंसान को सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई उनकी बातें सुने, उनके साथ कोऑपरेट करके चले। ठीक है, तो आपने क्या करना है वहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा जो ग्रुप के पर्सन होंगे थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी फीलिंग थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तो म्यूचुअली वो मतलब कि किसी भी गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, द काउंसलर टास्क इज समवट मोर कॉम्प्लेक्स इन ग्रुप काउंसलिंग। ही हैज नॉट ओनली फॉलो साइंस एंड अप्रिशिएट व्हाट ए मेंबर सेज, बट आल्सो हाउ दिस अफेक्ट अदर मेंबर एंड देयर रिएक्शन। अब ये भी चीज है, जब आप 1 टू 1 काउंसलिंग कर रहे होते हैं, एक पर्सन की कर रहे होते तो वहां पे क्या होता है कि आपने सिंगल पर्सन की काउंसलिंग करी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन आपको कोई बात बोल रहा है, आप काउंसलर हो, आप समझ जाओगे कि ठीक है उसकी फीलिंग्स है। लेकिन जब आप काउंसलिंग कर रहे हो, ग्रुप काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अलग धर्म से हो सकते हो, दूसरे अलग से हो सकते हैं, दूसरों के एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, या ओपिनियन अलग हो सकती है, मेंटल लेवल अलग हो सकता है, तो वो आपकी जॉब को किस तरीके से लेते हैं अपने ऊपर, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक काउंसलर को ये मतलब कि ध्यान देना पड़ता है कि आप जो कह रहे हो वो बाकी जो ग्रुप के मेंबर है उनको अफेक्ट ना करे, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है। जबकि हम 1 टू 1 काउंसलिंग करते हैं तो उसमें बाकी कोई होता ही नहीं है, तो किसी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतना ही था। आज के हमारे कोई भी क्वेश्चन है अगर तो बता सकते हो आप लोग। हाँ, बस मैम ये जो आज की पीपीटी है या नोट्स होंगे उसमें रीड आउट हम्म, करके कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसा हाँ। नहीं है, आज ठीक था, सारा कुछ बढ़िया समझ में आया, सिंपली लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये डिफरेंस और सिमिलैरिटीज दोनों हम्म, आराम ध्यान से पढ़ के एक बार क्वेश्चन फिर फ्रेम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। जी। हाँ, वैसे क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं हमारे दिसंबर 2021 में भी आए हैं, और कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए हैं। बाकी हाँ इसके जी, अलावा हम 2-3 क्वेश्चन और पेपर और देखेंगे जब तक हमारे रिपीट होना नहीं स्टार्ट हो जाते क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट जी, हाँ जी, क्लास वो में इवैल्यूएशन वाला ही है, थोड़ा इवैल्यूएशन वाला और असेसमेंट वाला मिक्स सा होता है, और एक्चुअली कोई ये बात जो नहीं। हमारा हाँ सब्जेक्ट है ना, इसमें बेसिकली जो ध्यान देने वाली बात है वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, असेसमेंट पे और इवैल्यूएशन पे। ये हमें ऐसे लगते हैं कि तीनों है ना एक ही चीज है, हाँ क्योंकि जी, हमने कभी इसको इतना बाइफरकेट करके इतना मतलब डीपली कभी समझने का कोशिश नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी लाइफ में कि असेसमेंट क्या हम्म। होती है या मेजर करना क्या होता है, इवैल्यूएशन करना क्या होता है। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करूंगी इसमें। एक हमारे जी साइकोलॉजिस्ट थे, एक मैन, EKMAN। ठीक है, उन लोगों ने जैसे कि एक चार्ट है हमारा, फीलिंग का चार्ट है, उसमें हमारी हैप्पी सैडनेस उसको भी बाइफरकेट करके और ज्यादा मतलब कि डिटेल में लिखा हुआ है फीलिंग्स को। तो उसमें हमें ये हेल्प मिलती है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक नाम दे सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा भी कितने लेवल्स का हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। या इरिटेशन होना अलग होता है, फ्रस्ट्रेशन होना अलग होता है, एनॉयड होना अलग होता है, तो उस चीज। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा असेसमेंट है कि असेसमेंट अलग है, इवैल्यूएशन अलग है, मेजरमेंट अलग है, बट है एक ही कैटेगरी हमारी, है ना, उसी टाइप। बाकी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जैसे कि विनिका ने लेट ज्वाइन किया था तो उसका भी आई थिंक काफी छूट गया होगा इसमें। हाँ जी, कोई बात नहीं। और पीपीटी या नोट्स वगैरह जो आपके पीडीएफ अगर हम्म, बनी हुई है तो सेंड कर दें, नहीं तो पीपीटी ही चाहे सॉफ्ट हम्म, कॉपी सेंड कर दें, इसी पीपीटी से कर दोबारा देना से ना मैम, पीछे वाली भी, जैसे हम्म, सैटरडे वाली भी। हाँ, हाँ जी, क्योंकि वो जो वर्ड वाली फाइल थी ना उसमें थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें जैसे कि हमें क्लैरिटी मिल रही है। तो मैं पीपीटी के साथ वो वर्ड वाली फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसमें ना और भी ज्यादा डिटेल से लिखा गया है। जैसे कि मैंने माइंडसेट की इसमें बात की है, तो माइंडसेट को बहुत ज्यादा डिटेल से उसमें लिखा गया है। जैसे 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें मतलब कि वे पढ़ लेना एक बारी। तो हाँ जी, वो बराबर रख के ना, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग हम्म, और आपकी पीपीटी को देख के और साथ में वो वही पोर्शन वहां से पढ़ लिया जाए तो वो कंप्लीट हो जाएगा बस। हाँ,
तो वो थोड़ा सा मतलब इजी भी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है उससे। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए हैं, 2 क्वेश्चन पेपर थे आई थिंक इसमें, मिक्स थे। ठीक इसलिए पिछली ठीक क्लास है में जी। मुझे भी थोड़ा सा मतलब कि डाउट हो रहा था इसमें, कि मतलब कि जैसे कि मैंने इतना ध्यान था कि 2021 का लिया, फिर मेरे को ध्यान आया कि दूसरा भी लिया है कोई। तो अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फिर टाइम बच गया तो मतलब कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो अलग अलग क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन पेपर से में से हम लेते जाएंगे, ठीक है, जब तक हमें नहीं लगता कि हमारा पूरा पेपर कवर हो रहा है। ठीक है मैम, पर ये दोनों पीपीटी की शेयर कर देना हाँ, ये साथ में, मैं अभी कर दूंगी आपको। पीछे वाली भी बाकी सैटरडे वाली। हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग में लगेंगे मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये अभी कोई रिकॉर्ड बात हो नहीं मैम, रिकॉर्डिंग हाँ वो उसके कन्वर्ट होने साथ में में थोड़ा सा नोट्स टाइम लगेगा। बनाएंगे। हाँ। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं।